नमस्कार मित्रों, गत वीडियो में हमने एकांकी के स्वरूप पर चर्चा की थी, जिसमें एकांकी किसे कहते हैं उसके बारे में तो हमने बात की ही थी, मगर उसके साथ साथ पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा के आधारित एकांकी और भारतीय विद्वानों की परिभाषा एकांकी की परिभाषा हमने प्रस्तुत की थी। किस प्रकार उन्होंने एकांकी को अपने विचारों के अनुसार जो है उनको परिभाषित किया है, उस पर चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे एकांकी का वर्गीकरण, यानी कि एकांकी के भेद। तो एकांकी का वर्गीकरण यानी कि हर जो एकांकीकार है, ऐसा नहीं है कि एक ही विषय पर आधारित, एक ही शिल्प के आधारित, एक ही अभिनय के आधारित जो है वो एकांकी रचेंगे, ऐसा नहीं है। हर एकांकीकार अपने अपने दृष्टिकोण पर आधारित, अपने अपने विचारों या अपने अपनी जो है दृष्टि के आधारित वो जो है एकांकी रचते हैं, और इसी के कारण एकांकी का वर्गीकरण अलग अलग जो है तत्वों के आधार पर हुआ है। सबसे पहला मुद्दा है या सबसे पहला तत्व है एकांकी की जो मूल प्रवृत्ति है, उसके आधार पर एकांकी का वर्गीकरण, यानी कि एकांकी जिसके कारण रची गई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे देश में जो है परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता की हुंकार चल रही थी। जनता को जागरूक करने की जो है एक प्रकार की उसका एक प्रकार का जिम्मा एकांकीकारों ने उठाया था। तो उस वक्त मूल प्रकृति उनकी क्या थी? तो समस्या को उद्घाटित करना, फिर आदर्श को स्थापित करना, यदि कोई जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार को पोष रहा है तो उस पर व्यंग करना, उसकी आलोचना करना, ये मूल प्रवृत्ति थी। तो उन मूल प्रवृत्ति के आधार पर एकांकी के 5 भेद हम कह सकते हैं। एक आलोचक एकांकी, दूसरी जो है समस्या एकांकी, तीसरी है प्रगतिवादी एकांकी, चौथी है अनुभूतिमय एकांकी और 5वीं है आदर्शमूलक एकांकी। तो आलोचक एकांकी का मतलब है कि यदि एक एकांकीकार अपनी जो है रचना जो है वो लिखता है, उन एकांकीकार की आलोचना करते हुए यदि कोई दूसरी एकांकी रची जाए और किसी भी तत्व की आलोचना की जाए तो वो एकांकी आलोचक एकांकी है। समस्या एकांकी तो आपको पता ही है कि किसी भी समस्या को उद्घाटित करना, वो देश की समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, धर्म की समस्या हो, नारी समस्या या कोई भी समस्या हो। प्रगतिवादी एकांकी का मतलब है कि छायावाद के बाद जिस प्रकार काव्य में प्रगतिवाद आया, उसी प्रकार गद्य में भी उसी प्रगतिवाद का स्वर हमारी एकांकी में दिखाई देता है। देश के प्रति जो है एक निष्ठा की भावना, देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए या जनता को जागरूक करने की भावना, ये प्रगतिवादी स्वर में आता है, जिसमें राष्ट्रवाद, देश प्रेम इनका समावेश होता है। अनुभूतिमय एकांकी यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एकांकीकार अपनी ही खुद की अनुभूति को प्रस्तुत करना चाहता है और अपनी रचना शैली में उसको जो है निहित करना चाहता है, तो वो अनुभूतिमय एकांकी है। और आदर्शमूलक एकांकी तो मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तक जो है आदर्शवाद पर ही हमारी रचना होती रही थी, एकांकी होती रही थी, जिसमें नैतिक मूल्यों का बहुत ही ध्यान रखा जाता था। तो आदर्शमूलक एकांकी की भी रचना होती थी। तो वो मूल प्रवृत्ति के आधार पर इस प्रकार से एकांकी का वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है विषय के आधार पर एकांकी। तो बहुत सारे विषय एकांकीकारों के पास थे ही, क्योंकि पहले ही मैंने आपको कहा कि स्वतंत्रता के बाद आधुनिक काल का जन्म हो चुका था, गांवों का शहरीकरण हो गया था, यांत्रिकीकरण बढ़ गया था, पाश्चात्य जो है संस्कृति का प्रभाव, पाश्चात्य शिक्षण का प्रभाव हमारे देश में आ गया था। तो इनके कारण बहुत सारे विषय एकांकीकारों के सामने थे, जिसमें सामाजिक एकांकी, जिसमें परिवार समाज की बात हो, ऐतिहासिक एकांकी, जिसमें अतीत और गौरव की बात हो, जैसे दीपदान एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, जिसमें पन्ना की बात कही गई है। पन्ना जो है धायमा के रूप में किस प्रकार कुंवर उदय सिंह की रक्षा करती है, वो आपके पाठ्यक्रम में ये एकांकी है ही। तो वो ऐतिहासिक एकांकी है, अतीत के गौरवगान जिसमें किया जाता है। राजनीतिक एकांकी है, जिसमें राजनीतिक यदि भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया हो, उसी प्रकार जो है जैसे भुवनेश्वर की चुंगी की उम्मीदवारी जो है चुनाव प्रणाली पर व्यंग किया गया है, तो वो राजनीतिक एकांकी है। राजनीति के आधार पर चारित्रिक एकांकी है, तो किसी चरित्र विशेष को उद्घाटित करना यदि एकांकीकार का उद्देश्य रहता है तो वो चारित्रिक एकांकी कही जाती है। फिर वो इतिहास का चरित्र हो या आधुनिक चरित्र हो या कोई भी ऐसा चरित्र हो जो सामान्य होते हुए भी असामान्य उनमें विशेषता हो, तो ऐसी एकांकी की रचना जब करता है लेखक तो वो चारित्रिक एकांकी कही जाती है।
मनोविश्लेषणात्मक एकांकी, जिसमें मनुष्य के अंतर्द्वंद तक पहुंचने की कोशिश की जाती हो। ये सबसे कठिन बात है कि रंगमंच पर अभिनय करते वक्त उस वैज्ञानिक बात को, मनोविश्लेषणात्मक बात को प्रस्तुत करना हो, तब एकांकीकार के बारे में एकांकीकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आती है, क्योंकि उसमें अभिनय की बहुत बड़ी क्षमता होनी चाहिए, जिसमें मानसिक अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया गया हो, मनुष्य के आत्मसंघर्ष को चित्रित किया गया हो, मनुष्य की कुंठा को प्रस्तुत किया गया हो। तो ऐसी मनोविश्लेषणात्मक एकांकी भी होती है। राष्ट्रीय एकांकी में जिस प्रकार से राष्ट्र को जागृत करने के लिए, या राष्ट्र जो है, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए कोई व्यक्ति है अपनी निष्ठा बताता है, तो उस पर आधारित एकांकी हो, या जनता की ऐसी कोई जागृतता हो, उस पर एकांकी हो, तो वो राष्ट्रीय एकांकी है। और विषय के आधार पर अंतिम जो है एकांकी ये भी रची जाती थी, यथार्थवादी एकांकी। मैंने आपको एकांकी के उद्भव विकास में ही कहा था कि प्रसादोत्तर युग में और स्वातंत्रोत्तर युग में ये यथार्थवादी एकांकी रची जाने लगी, जिसमें आदर्श कहीं ना कहीं थोड़ा दूर होता गया, क्योंकि आदर्श केवल काल्पनिक होता है, वास्तव में प्रस्तुत हमारे सामने होता है वो यथार्थ होता है। तो उस यथार्थवाद के आधारित भी जो है एकांकी रची जाने लगी। तो इस प्रकार विषय के आधार पर ये इन 7 विषयों के आधार पर एकांकी रची जाने लगी। ये विषय के आधार पर एकांकी के भेद हैं। उसके बाद भाषा शैली के आधार पर एकांकी, शिल्प विधान की दृष्टि से भी एकांकीकारों ने अपनी अलग अलग एकांकियों की रचना की, और यहाँ तक उन्होंने एकांकी के बारे में उसके विषय वस्तु के साथ साथ अपनी अपनी रचना जो है विशिष्टता है उसको उजागर किया। जैसे गद्य नाटक, काव्य नाटक, गद्य पद्य नाटक और संगीत एकांकी। गद्य नाटक तो आपको पता ही है, वो एकांकी का एक स्वरूप ही है, जो नाटक के ही समान दिखाई देती है। काव्य नाटक जो है एकांकी का दूसरा रूप है काव्य नाटक, जिसमें एकांकी आपके सामने गद्य के रूप में तो प्रस्तुत होती है, मगर बीच बीच में काव्यात्मक संवाद, काव्यात्मक शैली का प्रयोग होता है। गद्य पद्य नाटक यानी कि चंपू नाटक जिसको हम कह सकते हैं, जैसे चंपू काव्य होता है ना, गद्य पद्य काव्य, उसी प्रकार चंपू नाटक यानी जिसमें गद्य यानी कि संवादों की योजना होती है गद्य के साथ, मगर उसमें पद्यात्मक जो है बातों का, पद्यात्मक संवादों का, पद्यात्मक गीतों की भी योजना होती है, वो गद्य पद्य नाटक। और संगीत एकांकी, जिस एकांकी में संगीत की प्रधानता होती है, कोई भी संवाद हो उसमें बैकग्राउंड में जो है वो म्यूजिक बजता हो, संवादों के बीच में या किसी जो है किसी भी समस्या को केवल और केवल अभिनय और संकेत और संगीत के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, किसी भी संवाद के द्वारा नहीं, तो ऐसी एकांकियां संगीत एकांकी होती है। तो भाषा शैली के आधार पर इन 4 भेदों के अतिरिक्त अभिनय के आधार पर भी एकांकियां जो है वर्गीकृत हुई है। तो अभिनय के आधार पर किस प्रकार से एकांकी वर्गीकृत हुई है, तो पहले है रंगमंचीय एकांकी, दूसरी है पाठ्य एकांकी, तीसरी है रेडियो नाटक और चौथी है टेलीविजन नाटक। रंगमंच एकांकी यानी कि जो एकांकी लिखी रंगमंच के निर्देशों के अनुसार लिखी जाए उसे रंगमंच एकांकी कहते हैं। दूसरी है पाठ्य एकांकी। पाठ्य एकांकी में रंगमंच के अनुकूल इतनी रंग निर्देश या इतनी योजना नहीं होती जिससे एकांकी का अभिनयकरण हो सके। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि एकांकी बहुत सारी एकांकियाँ हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में और हिंदी के जो है एकांकीकारों ने रची है, मगर सभी एकांकी रंगमंच पर नहीं रची जाती, क्योंकि वो एकांकियों केवल आपको पढ़ने के लिए या पाठ्य पुस्तक के लिए या केवल उसके सार को समझने के लिए होती है, तो वो पाठ्य एकांकी है। रेडियो नाटक जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से रेडियो में पूरा सिनेमा, यानी कि पहले तो जब सिनेमा हॉल का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे भारत में सिनेमा हॉल नहीं थे, तब रेडियो में पूरा फिल्म चित्र बताया जाता था और फिल्म की प्रस्तुति होती थी। उसी प्रकार नाटक या एकांकी की भी प्रस्तुति रेडियो में होने लगी, तो वो भी है रेडियो नाटक। और रेडियो नाटक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो सामान्य नाटकों की तरह नहीं होता, क्योंकि वो रेडियो नाटक का तो अभिनयकरण यानी रंगमंचीकरण नहीं होता, तो फिर रेडियो नाटक केवल सुना जाता है। वैसे एकांकी दृश्य श्राव्य विविधा है, मगर रेडियो नाटक केवल सुनी जाती है। तब सुनने के लिए हमारी एक रुचि, हमारी पसंद की बनी रहे, हम उसको हमें रसप्रद रहे, उसके लिए रेडियो नाटक में बहुत ही अच्छे भाषा का प्रयोग
किया जाता है, उसमें कौतूहल का प्रयोग किया जाता है और कलात्मकता का प्रयोग किया जाता है। तो ये सबसे कठिन बात है रेडियो नाटक में। उसके बाद है टेलीविज़न नाटक। तो जो प्रत्यक्ष रंगमंच पर अभिनीत होती है, ऐसे एकांकियों को टेलीविज़न में धारावाहिक के रूप में जो है लिया जाता है, बहुत ही सक्षम रूप में लिया जाता है, तो वो भी है टेलीविज़न नाटक। इस प्रकार अभिनय के आधार पर भी ये 4 एकांकियाँ जो है इस प्रकार से वर्गीकृत होती है। उसके बाद है रचना पद्धति के आधार पर एकांकी। कोई एकांकीकार किसी भी एकांकी को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है वो उसके दृष्टिकोण या उसके कौशल्य पर आधारित होता है। कभी कभी एक दृश्य पर आधारित पूरी एकांकी होती है, वो एक दृश्य एकांकी होती है। कभी कभी एकांकियों में अनेक दृश्य होते हैं, बहुदृश्य एकांकी होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उपेंद्रनाथ अश्क की सूखी डाली जो एकांकी है वो बहुदृश्य एकांकी है। तीसरा भेद है भूमिका और उपसंहार एकांकी, जिसमें सबसे प्रधान उसकी भूमिका होती है और उपसंहार होता है। विषय वस्तु का जो भी चलन है, विषय वस्तु जिस प्रकार से कथा वस्तु चलती है, उस कथा वस्तु में ध्यान न देकर उसके उपसंहार पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। चौथा मुद्दा है प्रवक्ता युक्त एकांकी, जिसमें बीच बीच में प्रवक्ता आकर या सूत्रधार आकर उस एकांकी को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। कभी कभी बैकग्राउंड में जो है उसका प्रवचन होता है या जो है वॉइस होता है और इस प्रकार से एकांकी जो है प्रस्तुत होती है। कभी कभी क्या होता है कि रंगमंच पर जब एकांकी प्रस्तुत होती है तो वो रंगमंच के पात्रों के द्वारा नहीं, कभी कभी सूत्रधार या बैकग्राउंड के आवाज़ के द्वारा भी उस कथा को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो प्रवक्ता युक्त एकांकी है। उसके बाद एक पात्र एकांकी, ये बहुत ही कठिन एकांकी है। कभी कभी जो है ये अभिनय के लिए इतनी अपने कौशल्य को मांगने वाली, बहुत ही अपनी विशेषता को मांगने वाली एक पात्र एकांकी है। एक ही व्यक्ति अनेक पात्रों का अभिनय करके एक ही स्थान पर एक ही समय पर एकांकी प्रस्तुत करता है। अब एक ही व्यक्ति यदि पति पत्नी और बच्चे हैं तो वो बच्चा भी बनता है, पत्नी के रूप में चुन्नी डालकर पत्नी भी बनता है और पति के रूप में भी प्रस्तुत होता है। उसके ससुर की बात हो तो वो कभी ससुर बन जाता है। तो ये जब पाठक या प्रेक्षक उस एकांकी को देखता है तब प्रेक्षक के मन में रुचि पैदा हो, इसके लिए बहुत ही अच्छी अभिनय क्षमता से वो उन पात्रों में तुरंत ही समाविष्ट हो जाता है। अलग अलग पात्रों की योजना नहीं होती, एक ही पात्र सभी पात्रों का जो है अभिनय करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो ये बहुत ही अच्छी और कठिन एकांकी है, एक पात्रीय एकांकी। तो ये भी रचना पद्धति के आधार पर एकांकी है। उसके बाद तकनीकी के आधार पर टेक्निक के आधार पर भी एकांकियों का वर्गीकरण प्रस्तुत होता है। जैसे सुनिश्चित तकनीक वाले एकांकी, यानी तय किया जाता है कि इतनी टेक्निकों का प्रयोग किया जाएगा, तो इस प्रकार से वो सुनिश्चित होता है ऐसे एकांकी। दूसरी है संवाद या संभाषण। तो तकनीक में संवाद या संभाषण की योजना अच्छी तरह से हो, वो बहुत ही जरूरी है। फिर वो कॉलर माइक हो या स्टेज के ऊपर माइक लगाया दिया गया हो, या संवाद केवल जो है व्यक्ति केवल मुंह खोलकर केवल होठों को हिलाता है मगर बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आती हो, तो इस प्रकार की टेक्निक का प्रयोग किया जाता हो कि प्रेक्षक को पता ना चले कि वह बोलता है संवाद या जो है बैकग्राउंड में म्यूजिक है। तो इस प्रकार से संवाद या संभाषण में तकनीक का प्रयोग भी किया जाता है। मोनोड्रामा, ये बहुत ही पाश्चात्य एकांकी से प्रभावित हमारी ये तकनीक के आधारित एकांकी है, जिसमें किसी भी विषय वस्तु को और गंभीर चिंतन से प्रस्तुत किया जाता है। और कह सकते हैं कि इसमें ओवर एक्टिंग यानी कि अतिरिक्त अभिनय की आवश्यकता होती है। फिर फीचर यानी कि फीचर को आधारित जो है एकांकी रची जाती है। झांकी, तो केवल जैसे कोई युद्ध की विभीषिका प्रस्तुत करनी है एकांकी में, तो अब उसकी झांकी प्रस्तुत करने के लिए रंगमंच पर तो इतना बड़ा स्थान युद्ध के जैसा स्थान तो नहीं होगा, मगर उस युद्ध की झांकी प्रस्तुत हो उसके लिए वो जो योजना की जाती है उससे वो उसकी टेक्निक होती है, और उसी टेक्निक के कारण वो हमारे सामने सजीव जो है दिखाई देता है। तो और रेडियो प्ले, तो वो भी एक प्रकार की तकनीकी है कि जो रेडियो प्ले के यानी कि रेडियो में वो जो है नाटक की तरह प्रस्तुत होती है, तो वो भी एक प्रकार की टेक्निक है। तो इस प्रकार से टेक्निक के आधार पर भी एकांकियाँ रची जाती है। तो इस प्रकार विविध तकनीकों के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर और अनेक आधार पर हमने एकांकी के भेद समझे, और
इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में जो एकांकी है वो किस आधारित है और किस प्रकार से अपने विषय वस्तु को लेकर आगे बढ़ रही है उसको हम समझेंगे। इस प्रकार आज एकांकी के स्वरूप का यह जो टॉपिक है खत्म हुआ है। धन्यवाद।